ओके दोस्तों, मैं विपिन कुमार दुबे। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जनरल इंजीनियरिंग और बीएमडब्ल्यू, जिसमें डब्ल्यू का पार्ट बिल्कुल सेम आपका सिलेबस है, उसको मैं पूरा कवर कर रहा हूँ। आपको ये एंड्रॉयड ऐप जरूर से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपके स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे, आपके नोट्स प्रिपेयर किए जाएंगे, नोट्स आपको बना मिलेगा आपको। इसलिए इसको प्ले स्टोर से ज़रूर इस एंड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आज के सेशन हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं। कल का उस दिन कुछ पॉइंट यहाँ पे अधूरा रह गया था, हम उस पॉइंट पर आज चर्चा करने वाले हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट। पहला चैप्टर है ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। लैंग्वेज मेरा हिंदी इंग्लिश दोनों है, आप जानते ही हैं। ठीक है, मेरा चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट में चला रहा हूँ किसका, कौन कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, डब्ल्यू जनरल इंजीनियरिंग, और क्या है इसमें बीएमडब्ल्यू का, में डब्ल्यू का पार्ट। ठीक है, देखिए ये जो कोर्स है ये इलेक्ट्रॉनिक्स में, देखिए जनरल इंजीनियरिंग किस में चलता है, मैकेनिकल में, मैकेनिकल सेकंड सेमेस्टर, ये सिविल सेकंड सेमेस्टर, ये इलेक्ट्रिकल सेकंड सेमेस्टर। एक सब्जेक्ट एक ब्रांच बच जाता है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये सब्जेक्ट है जिसको हम डब्ल्यू फर्स्ट के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट। तो डब्ल्यू फर्स्ट का मैं बता दूं कि स्टार्टिंग में तो नहीं ये चीज़ें मिलेंगी, उसके लिए कुछ अलग से बताना पड़ेगा। बीच में सारे चीज़ उनको मिलेंगे। ठीक है, इसलिए सारे ब्रांचों के लिए कॉमन है, सारे बच्चे इसको पढ़ें। इसमें चैप्टर फर्स्ट है आपका क्या, ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट। ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, डीसी सर्किट किया ओवरव्यू, मतलब इसके बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक नॉलेज इसके बारे में दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम कुछ पॉइंट हम आपको बता दिए थे इसके प्रीवियस लेक्चर में, स्टार्ट हमने कर दिया था। अब आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को और देखेंगे। हम आपको डील कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको बता रहा था। इलेक्ट्रिकल करंट को कुछ डिटेल में आगे बताऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट देखिए इलेक्ट्रिक करंट दो प्रकार का होता है मेरे दोस्तों। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये तो मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था। ठीक है, अब इसके टाइप्स को थोड़ा सा हम समझेंगे फिर आगे चलेंगे। ठीक है, हाँ दोस्तों, तो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था। आप देखिए प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देख लीजिए, उसको जब आप देखेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगे। अगर प्रीवियस लेक्चर को स्किप कर देंगे तो चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है। हमने सारी बातों को इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया था। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, किसी पदार्थ के अंदर विद्युत की मात्रा को इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर उसमें विद्युत चार्ज होगा, दो इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, अगर n इलेक्ट्रॉन है तो n इलेक्ट्रॉन के आवेश का, अर्थात n इंटू ई क्या होगा, विद्युत की मात्रा। इसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे। ये तो मैंने अच्छे तरीके से बताया था। फिर मैं बताया था इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जिसमें हम चार्ज के डिफरेंट स्टेट्स, विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। इससे जुड़ी हम विभिन्न संकल्पनाओं का अध्ययन करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें चार्ज की स्थिर अवस्था, स्टैटिक स्टेट का अध्ययन करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वह इलेक्ट्रिसिटी जिसमें हम चार्ज का गतिशील अवस्था, मूवेबल स्टेट का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। फिर मैंने वो डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जो फ्लो ऑफ चार्ज, करंट जो फ्लो हो, चार्ज जो फ्लो होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन डिफाइन करने के लिए हम कैसे डिफाइन करते हैं, जब फ्लो ऑफ चार्ज इन डिफिनिट डायरेक्शन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन डिफिनिट डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट। मतलब एक निश्चित दिशा में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, यूनिट के साथ फार्मूला, हर चीज़ मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया था। इस लेक्चर में मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता रहा हूँ, इसके टाइप्स के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ी सी इनकी जानकारी दे दूँ। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत धारा के प्रकार में मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक करंट में दो प्रकार का होता है। एक होता है अल्टरनेटिंग करंट और एक होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, अब इनके बारे में हम चल रहे हैं, स्टडी करेंगे क्या होते हैं इनको। सबसे पहले हम एसी की बात करें
AC, जिसको अभी अभी हमने अंग्रेजी में लिखा था क्या, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। ये बेटा ये प्रत्यावर्ती धारा क्या चीज है, ठीक है, आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप कहेंगे वह धारा जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण, समय और दिशा, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों समय के साथ बदलता रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ये तो डिफिनीशन है, आप नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन एक्सप्लेन मैं करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे, अभी डिफिनीशन में लिखूंगा, पहले इसके बारे में समझा दूँ कि प्रत्यावर्ती धारा रियल में होती क्या है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट लेते हैं जिसमें एक्स और वाई एक्सिस को लेते हैं। वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करती है, ये परिमाण को रिप्रेजेंट करती है, जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। देखिए हमारे लेक्चर से हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चे अच्छे तरीके समझ पाएंगे, क्योंकि दोनों लैंग्वेज इसमें मिक्स होगा। अब इसको क्या बोलेंगे, ये है आपका टाइम, क्या है ये, समय, ठीक है, इसको ओमेगा टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जो आपका अल्टरनेटिंग करंट होता है वो सीआरओ के द्वारा इस प्रकार से प्राप्त किया गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जैसे मान लीजिए ये परिमाण, परिमाण का क्या मतलब होता है, परिमाण मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है, जिसमें यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो, उसी को क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। जैसे हम आपसे पूछें कि आपका वेट कितना है, तो आप कहेंगे मेरा वेट जो है 10 केजी है या 20 केजी है, 50 केजी है, तो 50 न्यूमेरिकल वैल्यू और केजी यूनिट, तो ये पूरा 50 केजी क्या हो गया, आपका परिमाण हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। यानी कि जिसमें यूनिट हो और न्यूमेरिकल वैल्यू हो, दोनों मिला करके जब चीज़ें मिलती हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं कि इसका लंबाई कितना है, तो 1 मीटर है, तो 1 मीटर क्या हो गया, लंबाई का परिमाण हो गया। तो हम जो डिफाइन करते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, तो इसी प्रकार से करते हैं ना, कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हों, उसी को हम वेक्टर कहते हैं। इसके पहले अब अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े होंगे, जैसे फोर्स है, फोर्स को आप छोड़िए, स्केलर वेक्टर तो आगे फिजिक्स में देखा जाएगा। बस इतना जानिए मैग्नीट्यूड क्या होता है, जिसमें यूनिट होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। जैसे अगर हम बोलें कि करंट का 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 100 एम्पियर, तो ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, परिमाण है, ठीक है। तो जो परिमाण होता है उसको वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और डायरेक्शन देखो टाइम, इस वाई एक्स एक्सिस पे हम क्या कर रहे हैं, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वाई एक्सिस पे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए बेटा ये जो आपका होगा, ये मान लीजिए 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, ये मैग्नीट्यूड हो गए, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका टाइम हो गया। तो जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता। मान लीजिए हम 1 सेकेंड पे देख रहे हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए 1 एम्पियर है। 2 सेकेंड पे देख रहे हैं तो मान लीजिए 2 यूनिट है। 3 सेकेंड पे देख रहे हैं तो मान लीजिए 4 यूनिट है। तो ये जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो ऊपर देखते जाइए कि मैग्नीट्यूड भी लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। अब फिर यहाँ से जब हम इस मैक्सिमम के बाद फिर जब टाइम हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो टाइम बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, आपका मैग्नीट्यूड घटता जा रहा है, परिमाण इनका मान घटता जा रहा है। आगे हम बढ़ा रहे हैं तो देखिए मान लीजिए कि इसके आगे हम 10 सेकंड पे गए, 10 सेकंड पे यहाँ पे देख रहे हैं तो फिर वैल्यू घट गई। पहले से मैक्सिमम मान लीजिए 6 एम्पियर थी तो 5 यूनिट हो गई। फिर हम 10 से आगे गए तो हम टाइम बढ़ाए, फिर वैल्यू घटती जा रही है। यहाँ एक पॉइंट ऐसा आ रहा है कि वैल्यू जीरो हो जा रही है, करंट की वैल्यू क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। तो आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है मैग्नीट्यूड इसका मान लगातार बदलता जा रहा है, एक बार बढ़ रहा है फिर घट के जीरो हो जा रहा है, ठीक है। किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन। फिर हम टाइम आगे बढ़ा रहे हैं तो देख रहे हैं अब इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है, अब प्लस डायरेक्शन भी अब चेंज हो रहा है, अब नेगेटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगी, ठीक है। अब लगातार फिर टाइम जैसे बढ़ रहा है इसका मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होता जा रहा है, मतलब मान इसका लगातार अब नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, ये तो मैग्नीट्यूड है, नेगेटिव डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड है। अब फिर टाइम जैसे बढ़ा रहा है देख रहे हैं इसका मान घटते घटते जीरो हो जाए। इस प्रकार अल्टरनेटिंग करंट वह करंट होती है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों समय के साथ लगातार बदलता रहता है, ठीक है। सिंपल डिफिनेशन है, आप बिल्कुल ग्राफ देखिए और एक्सप्लेन करिए। जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखिए प्लस माइनस, डायरेक्शन भी चेंज हुआ और लगातार मैग्नीट्यूड तो चेंज होता ही रह रहा है। तो ऐसे करंट को क्या कहते हैं हम, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो देखिए अल्टरनेटिंग करंट का वास्तव में
जनरेशन होता है। अल्टरनेटिंग करंट कभी भी स्टोर नहीं की जा सकती। क्यों नहीं स्टोर की जा सकती? अगर हम इसको बैटरी लगा के इसको स्टोर करना चाहेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में बैटरी चार्ज होगी और निगेटिव डायरेक्शन में पुनः जितना चार्ज हुई रहेगी डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में चार्ज होगी, फिर निगेटिव डिस्चार्ज। इसलिए कभी भी एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते। स्टोर करेंगे तो इसको डीसी में बदल के करेंगे। कैसे करेंगे आगे हम बताएं। डीसी करंट क्या होती है, एसी करंट क्या होती है, वो सिंपल समझिए। इट कैन नॉट बी स्टोरेज, ये कभी भी स्टोर नहीं की जा सकती। इट ओनली कैन बी जनरेटेड, ये जनरेट की जा सकती है। जनरेशन आपका एसी के ही द्वारा होता है, फिर एसी को हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर और डायोड से, ठीक है ना। तो ये अल्टरनेटिंग करंट होती है। अब देखिए जो आपके घर में सप्लाई आई हुई है बेटा वो क्या है, एसी है। जो आपके घर की सप्लाई हो क्या है, एसी है। तो 1 सेकंड में ये जो आपका 1 सेकंड में जो ये नंबर्स ऑफ साइकिल है उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 1 सेकंड में कितना जो है ये साइकिल लगा सकता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में जो आपकी सप्लाई आई हुई है वो कितना उसकी फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज है। इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में 50 चक्कर लगा रहा है ये। 1 सेकंड में ये क्या लगा रहा है, 50 चक्कर। मतलब 1 सेकंड में जितना साइकिल होगा वही फ्रीक्वेंसी होगी। तो 1 सेकंड में 50 साइकिल यानी कि 50 चक्कर लगा रहा है। अब देखिए आप एक साइकिल में बल्ब एक बार यहाँ बूझा, ध्यान से देखिएगा। अगर हम एक साइकिल पूरा एक साइकिल की बात करें तो आपका एक कंप्लीट साइकिल यहाँ से बल्ब एक बार आपका यहाँ बूझा और फिर बल्ब आपका एक बार यहाँ बूझा, 2 बार करंट जीरो हो रहा है ना। ये तो अगले साइकिल के लिए पुनः स्टार्ट हो गया। तो एक साइकिल में 2 बार जीरो हो रहा है तो 50 साइकिल में 100 बार जीरो होता है करंट, इसी करंट। यानी कि ये जो आपका एक अब एग्जाम्पल देकर समझाएं। यहाँ पे मान लीजिए एक बल्ब आपने लगा दिया और ये बल्ब लगा दिया ऊपर, मान लीजिए एक यहाँ पे हाई वोल्टेज कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे एक लो वोल्टेज यानी कि न्यूट्रल, ठीक है। आगे हम बताएंगे वोल्टेज करंट, वोल्टेज बताएंगे, पोटेंशियल बताएंगे, ईएमएफ बताएंगे, इसमें डिफरेंस क्या है, क्या इनको कहते हैं, क्या यूनिट सेम क्यों होता है। बहुत रोमांचक होने वाला है अगला लेक्चर, इसीलिए अगर टाइम मिला तो इसी लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये फेज है बेटा। फेज का मतलब ये जो वायर है हाई वोल्टेज पे है और ये न्यूट्रल है, ये केवल डायरेक्शन दिखा रहा है। ये लो वोल्ट मतलब इस पर कोई वोल्टेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये आता कहाँ से, ये कहाँ से आता है, ये हम मशीन जब पढ़ेंगे ना तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मशीन में ट्रांसफार्मर पढ़ाया जाएगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी ये आते कहाँ से। बस इतना समझिए, फेज मतलब हाई वोल्टेज, न्यूट्रल मतलब जीरो वोल्टेज। तो हम यहाँ पे हाई वोल्टेज पर करंट देखिए तो जो एसी करंट होती है वो फेज से न्यूट्रल आती है। डिफरेंट पोटेंशियल वोल्टेज इसीलिए रखा जाता है कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल की ओर क्या होती है, फ्लो होती है। इसीलिए डिफरेंस रखा जाता है, नहीं रखा जाए तो फ्लो नहीं होगी, ठीक है। तो करंट यहाँ से फ्लो होगी। मान लीजिए कि 5 एम्पियर का करंट है तो आपके घर में जो करंट आती है ना 5 एम्पियर, जो मेजर करते हैं मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर, तो वो 5 एम्पियर आपका ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। वो कौन सा वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, वो आरएमएस वैल्यू है। और जो आरएमएस वैल्यू होता है ना बेटा वो मैक्सिमम वैल्यू का अंडर रूट 2 होता है। यानी कि अगर आपका आरएमएस वैल्यू 5 एम्पियर दिया हुआ है तो मैक्सिमम वैल्यू 5 अंडर रूट 2 होगा, ठीक है। तो 5 अंडर रूट 2 आप करके देखिएगा कितना आ रहा है, 5 पॉइंट समथिंग यानी लगभग 6 एम्पियर के आसपास आएगा, ठीक है। तो आपका 6 एम्पियर के आसपास जब ये आएगा तो इसका मतलब यहाँ पे आपका 5 एम्पियर का जो करंट आपने मेजर किया किसी इंस्ट्रूमेंट से, मीटर से, आपने किसी उपकरण से आपने नाप लिया कि 5 एम्पियर करंट फ्लो, तो 5 एम्पियर नहीं फ्लो हो रही है, वो तो आरएमएस मान है, इफेक्टिव वैल्यू है। उससे ज़्यादा करंट फ्लो होती है वायर में, कितना, 5 अंडर रूट 2, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो होता क्या है कि मान लीजिए अगर 6 एम्पियर हो रहा है, 5 अंडर रूट 2 अप्रोक्सीमेटली अगर 6 एम्पियर के आसपास अगर ये आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो करंट है अब जो इस बल्ब में वो करंट 0 1 2 3 4 5 6, फिर 6 5 4 3 2 1 0, फिर निगेटिव। अब फेज टू न्यूट्रल आ गया, फेज टू न्यूट्रल आ गया, करंट की वैल्यू बढ़ा घट के 0 हुआ, फेज टू न्यूट्रल आ गया। अब फिर न्यूट्रल से फेज, ठीक है, न्यूट्रल से फेज 0 1 2 3 4 5 6, देखिए ये फेज टू न्यूट्रल 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फिर 6 5 4 3 2 1 0, ये फेज टू न्यूट्रल हो गया। अब फिर न्यूट्रल से फेज की ओर, न्यूट्रल से फेज मतलब फिर देखिए 0 1 2 3 4 5 6, फिर 6 5
43210 ऐसे फेज टू न्यूट्रल, न्यूट्रल से फेज, फेज टू न्यूट्रल, न्यूट्रल से फेज, यानी कि न्यूट्रल में भी करंट फ्लो होती है, रिवर्सिंग करंट फ्लो होती है। कभी भूल के भी ना सोचिएगा न्यूट्रल में करंट फ्लो नहीं होती है, न्यूट्रल में भी करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो दो तार जो आपके होते हैं, ये दोनों तार जो बोर्ड में होते हैं, वो कोई भी फेज हो सकता है, कोई भी न्यूट्रल हो सकता है। ये ना सोचिएगा कि इसमें हम पंखा लगा रहे हैं तो इसमें ये तार फेज है, ये तार न्यूट्रल, फिक्स नहीं है। उसको किसी में भी लगाइए, जिसमें आप उस तार को लगाएंगे वही वो बन जाएगा। फेज वाले में लगाएंगे तो फेज बन जाएगा, न्यूट्रल वाले में लगाएंगे तो वही तार न्यूट्रल बन जाएगा। तो जो आपके ऑपरेटर्स में जो आपके तार दिए होते हैं, अगर डबल वायर है, सिंगल फेज है, डबल वायर होगा, तो उसमें कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा फेज है, ये डिफिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, जो इसमें आप लगाएंगे पिन में वही वो बन जाएगा। ठीक, तो ये एसी करंट का नेचर है बेटा। ये करंट लो है, इसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ फेज टू न्यूट्रल, न्यूट्रल से फेज, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। देखिए, फेज टू न्यूट्रल, न्यूट्रल से फेज, और मैग्नीट्यूड भी लगातार चेंज हो रहा है, लगातार वैल्यू बढ़ती भी रहती है, घटती भी रहती है, जीरो भी होती है। इसलिए आपका बल्ब जो है 1 सेकेंड में 50 साइकिल, मतलब 100 बार जीरो हो रहा है, तो 100 बार जलता है, 100 बार बुझता है, वो हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपको अल्टरनेटिंग करंट को बेटा डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए अल्टरनेटिंग करंट को हमने आपको समझा दिया, लेकिन अगर इसका डिफिनीशन लिखना तो कैसे लिखेंगे? इसका डिफिनीशन लिखेंगे, वह धारा, ध्यान से देखिएगा, लिखते रहिएगा, वह धारा जिसका जिसका परिमाण जिसका परिमाण और दिशा, ठीक है, जिसका परिमाण और दिशा दोनों दोनों समय के साथ बदलता रहता है, समय के साथ चेंज होता रहता है, क्या कहलाता है? प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। क्योंकि इसमें बहुत सारे मान होते हैं, मैग्नीट्यूड आप देखें ना, जीरो से बढ़ता जा रहा है फिर घटता है, बहुत सारे मान होते हैं। उसमें कुछ मान को एवरेज वैल्यू, कुछ एवरेज वैल्यू लिया जाता है, कुछ आरएमएस वैल्यू लिया जाता है, फिर कुछ पिक टू पिक वैल्यू लिया जाता है, कुछ मैक्सिमम वैल्यू ली जाती है, बहुत सारे वैल्यूज निकालते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट एसी सर्किट में एक चैप्टर है, बना दिया गया है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे बेटा। बस यहाँ प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसका सीधे आप एक कर्व बनाएंगे, यहाँ पे टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है ओमेगा टी, और ये इसका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये आपका टाइम है और ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है। तो आप ओमेगा टी न लिख करके सीधे, फिजिक्स अभी आप पढ़े नहीं होंगे तो सीधे आप क्या लिख दीजिए? टाइम लिख दीजिए। ये जो है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को, ये अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो देखिए आप आगे पढ़ेंगे साइनोसाइडल करंट, उसमें साइन वेव और कोसाइन वेव दोनों आती है। चलिए आगे बहुत कुछ पढ़ा जाएगा, ज़्यादा इसी में पढ़ा देंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। बस इतना जानिए, ऐसी धारा क्या है? वो धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलता रहता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं ना बेटा। क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या? दिष्ट धारा। क्या है? दिष्ट धारा। इसको हम कहते हैं क्या? डायरेक्ट करंट। क्या कहते हैं बेटा? डायरेक्ट करंट। इसी को हम डीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। कभी भी ये ना कहिएगा डीसी धारा, अगर डीसी धारा कहेंगे तो आपका लैंग्वेज यही गलत हो जाएगा। डायरेक्ट करंट आप बोल रहे हैं तो आप डीसी ही बोलिए। डायरेक्ट करंट को शॉर्ट फॉर्म में डीसी कहते हैं। ठीक है, तो इसको, ये क्या होता है बेटा, मैं इसको थोड़ा सा समझा देना चाह रहा हूँ। देखिए, ये होता है आपका, इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे होता है। आइडियली अगर देखा जाएगा तो जो डीसी करंट का ग्राफ होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए। यह है टाइम, ये है क्या? मैग्नीट्यूड। ये डीसी करंट होता क्या है? देखिए, ध्यान से देखिएगा, वह धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ स्थिर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट। जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ कांस्टेंट होता है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के अकॉर्डिंग कांस्टेंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट कहते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए, ये है आपका टाइम और ये है मैग्नीट्यूड। तो अगर मान लीजिए 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो हर टाइम में टाइम बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए,
हर टाइम में देखिए 4 एम्पियर का ही करंट फ्लो हो रहा है और डायरेक्शन भी एक ही है, डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रहा, डायरेक्शन भी एक ही है और जो इसका मैग्नीट्यूड है वो भी फिक्स है। यानी कि वह करंट जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों समय के साथ क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, स्थिर होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। आइडियली तो ऐसा ग्राफ आता है लेकिन कभी ऐसा हो नहीं पाता बेटा, कुछ एसी के थोड़े बहुत पल्स इसमें दिखते हैं जिसको रिपल बोलते हैं। इसलिए अगर आप कन्वर्ट करेंगे एसी को डीसी में विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर तो डायोड, आगे बताया जाएगा सब क्या होते हैं, तो ये क्या होंगे, थोड़े से एसी वाले पल्स तो आ ही जाते हैं। ठीक है, ये तो आइडियली है, प्रैक्टिकली है, ये प्रैक्टिकली ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, तो ये है टाइम, ये है क्या आपका मैग्नीट्यूड। ये जो आपका ग्राफ है डीसी करंट का है, ये डीसी करंट का है, तो ये आपका क्या है, ये है आपका आइडियली, आइडियली, और ये है क्या आपका प्रैक्टिकली। ये व्यवहारिक रूप में ऐसा ही मिलेगा और ये आदर्श रूप में ऐसा मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ये जो हम समझाएं इसको हटा करके आप डायरेक्ट ग्राफ बना लीजिएगा। तो क्या होता है डायरेक्ट करंट, डिफाइन तो आप कर ही लिए। ठीक है, इसके भी बारे में हम बहुत सारी बातें बताएंगे। जैसे हम आपको अगर ये बता दें, ये देखिए डायरेक्ट करंट में कि इसको स्टोर किया जा सकता है, सबसे पहली बात। ठीक है, पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं, फिर इसके बारे में बताते हैं। इन्वर्टर के बारे में बताएंगे बेटा, वो कौन सा करंट देता है, कैसे देता है। ठीक है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बहुत बच्चे ये कहते हैं कि इन्वर्टर डीसी सप्लाई देता है, कभी भूल के भी ऐसा मत सोचिएगा। उसका क्लेरिफिकेशन हम कहेंगे कि इसको हम अगर डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे वह धारा जिसका जिसका परिमाण, जिसका परिमाण और दिशा, परिमाण को हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड, ध्यान दीजिएगा, दिशा मतलब डायरेक्शन, जिसका परिमाण और दिशा दोनों 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 समय के साथ, दोनों समय के साथ क्या होता है, दोनों समय के साथ स्थिर होता है। स्थिर का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, दोनों समय के साथ क्या होता है, स्थिर होता है, तो क्या कहलाता है, वह डीसी कहलाता है। ठीक है, दिष्ट धारा कहलाता है, लीजिएगा, कहलाता। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। कैसे तो समझाने के लिए हमने बता दिया, इसको ऐसे बना लीजिएगा। इसको बोलेंगे डायरेक्ट करंट, ये है आपका मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण, और ये है बेटा क्या, समय। ठीक है, ये क्या है, ओमेगा टी, टाइम रिप्रेजेंट कर रहा। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ये आपका आइडियली है क्या होता है। देखिए हम आपको एक बात, बहुत ज़रूरी बात बता दें कि डीसी को स्टोर किया जा सकता है, एसी से ही कन्वर्ट करके इसको लाया जाता है। और आपको सबसे ज़रूरी बात ये बता दें कि इन्वर्टर क्या करता है, सबसे पहले आपके घर में जो एसी करंट आई हुई है उसको सबसे पहले वो क्या करता है, डीसी में बदल के बैटरी को चार्ज करता है। ठीक है, और फिर बैटरी के डीसी को एसी में बदल के घर में सप्लाई देता है, इसीलिए उसको इन्वर्टर कहते हैं, इन्वर्टिंग प्रोसेस। पहले वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, फिर बाद में डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है बेटा, तब जाके सप्लाई आपको मिलती है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि प्योर एसी नहीं होता है जो इन्वर्टर जो है डीसी को कन्वर्ट करके देता है, उसमें कुछ आपके डीसी के कंपोनेंट भी आ जाते हैं। इसीलिए जब पंखा चलता है इन्वर्टर से, तो आप ध्यान दीजिएगा उसमें हमिंग की साउंड आ जाती है। ठीक है, ड्यू टू पल्स ऑफ एसी डीसी। तो प्योर डी एसी में वो कन्वर्जन नहीं हो पाता है, इसीलिए पंखे में साउंड आ जाती है, पता चल जाता है कि इन्वर्टर की सप्लाई से चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप इन्वर्टर अगर डीसी दे देगा तो ये बताइए, आप जो अपना चार्जर यूज करते हैं ना, उसमें ट्रांसफार्मर होता है। अगर आप चार्जर यूज कर देंगे, अगर वो डीसी होगा तो ट्रांसफार्मर सबसे पहले फूक जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है, डीसी करंट होती है। जैसे शक्तिमान का सबसे बड़ा दुश्मन पाप मरी था, वैसे जो है चार्जर ट्रांसफार्मर का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो क्या होता है, आपका डीसी करंट होती है। डायरेक्ट करंट को बिल्कुल नहीं झेल पाता है कौन सा, ट्रांसफार्मर, तुरंत जल के भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए कभी इसी सोच मत रखिएगा कि इन्वर्टर डीसी सप्लाई देता है, कभी नहीं। पहले वो एसी को डीसी में बदल के बैटरी को चार्ज करता है, फिर बैटरी के डीसी को एसी में बदल के घर में सप्लाई देता है। ठीक है, तो चार्जर जो आपकी डिवाइस होती है ना,
वह पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उसमें लगा होता है, 220 वोल्ट को 8 या 9 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, एसी ही होती है। फिर वहाँ डायोड लगाते हैं, डायोड उसको डीसी में कन्वर्ट करता है। फिर डीसी प्योर नहीं होती है बेटा, उसमें बहुत एसी के पल्स होते हैं, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल करंट होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, सारे एसी ही आ जाते हैं। इतना बेकार होता है, अगर उसको यूज कर देना चार्जर में, बैटरी अगर मोबाइल वगैरह में डायरेक्ट अगर डीसी करंट को यूज कर देना तो बैटरिया आज ही चार्ज करोगे कल इतना फूल जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए हम डायोड के बाद फिर फिल्टर सर्किट लगाते हैं, उसको एसी के कंपोनेंट को हटाए, उसको डीसी में कन्वर्ट करें प्योर, तब जाके आपकी बैटरी चार्ज हो पाती है। बहुत सारे डिवाइस इसमें लगे होते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, आगे मैं इसमें मास्टर बना दूंगा, बस आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसको शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए, मैं आपको बताया एसी करंट क्या होती है, डीसी करंट क्या होती है, मैंने डिफाइन किया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बेटा वैद्युत विभव। आप सिलेबस मिलान करते रहिएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके चैप्टर्स डील हो रहे हैं, ठीक है। हम क्या पढ़ा रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट, इसका नाम है क्या, ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट, डीसी सर्किट का पुनरावलोकन या कह सकते हैं अवधारणा, ठीक है। अब हम बताने जा रहे हैं वैद्युत विभव, ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम समझाने की पहले कोशिश करेंगे कि क्या होता है बेटा। जैसे हम आपको करंट को जब मैंने बताया था, जब हम करंट को डिफाइन किया था तो मैं क्या बोला था, मैं बोला था फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। सामान्य भाषा में चार्ज के फ्लो को ही हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। लेकिन जब हमने इसका डिफाइन किया था तो मैं लिखा था एक निश्चित दिशा में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। डिफाइन हम थोड़ा सा स्पेशल लैंग्वेज में करते हैं, ठीक है, लेकिन समझने के लिए हमने बताया फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसी प्रकार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप समझना है तो सीधे आप बताएंगे क्या, जो चार्ज के पास जो एनर्जी होती है जिससे वो सर्किट में मूव करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को हम डायरेक्ट क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। हर चार्ज के पास अपनी एनर्जी होती है जिससे वो वर्क डन करता है, जो वर्क डन हुआ रहता है वही उसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। तो जो चार्ज के अंदर एनर्जी होती है उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं बेटा। सिंपल सा लैंग्वेज में यही आप समझेंगे कि चार्ज अगर मूव कर रहा है तो बिना एनर्जी के मूव करेगा ना, उसके अंदर एनर्जी स्टोर है, तो उसी एनर्जी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। डिफिनीशन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में कर दे सकते हैं कि मान लीजिए अगर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना है, कुछ वर्क डन होगा, वो वर्क डन उसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। तो आप समझने के लिए किसी भी तरीके से समझिए, लेकिन डिफिनीशन आपको कैसे देना है वो मैं आपको बताता हूं। तो जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, W/Q, ठीक है। तो मतलब क्या है कि आप यूनिट कूलम चार्ज को किसी पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क डन करते हैं उसी को उस पॉइंट पे क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एक बैटरी लगाई हुई है, ये प्लस है माइनस, ठीक है, और यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे रेसिस्टेंस है। तो मान लीजिए यहाँ से चार्ज निकल के आ रहा है, ठीक है, यहाँ से चार्ज निकल के आ रहा है, यहाँ से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से निकल के आ रहा है। तो चार्ज अगर किसी भी पॉइंट पे अगर आ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज को लाने में कुछ वर्क डन होगा, कुछ काम होगा, वही वर्क डन उसमें एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो अगर इसको डिफाइन करना है तो अगर हम इसको यूनिट कूलम कर दें, एक कर दें यहाँ पे, तो V/W हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए अगर हम यहाँ पे इसको 1 कूलम कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V/W हो जाएगा। तो सीधे अगर इसको डिफाइन करना तो आप कहेंगे यूनिट कूलम चार्ज को या 1 कूलम चार्ज को अनंत से किसी बिंदु पे लाने में जो काम किया जाता है उसी को उस बिंदु पे क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। अनंत क्यों कहते हैं, इनफाइनाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर यहाँ बैटरी है तो चार्ज यहाँ से जा रहा है। मान लीजिए बैटरी चार्ज हम कहीं से भी ला सकते हैं ना, मान लीजिए आपके घर में इलेक्ट्रिक सप्लाई हुई आई है तो आपके गांव के पास में जो ट्रांसफार्मर में वहाँ से चार्ज आ रहा है या सब स्टेशन से चार्ज आ रहा है, मतलब कोई चार्ज आने का कोई फिक्स प्लेस नहीं है। मान लीजिए आपके घर में बैटरी है तो कहीं से भी चार्ज ला ले रहे हैं,
बैटरी नहीं है, कोई दरवाजे पे ट्रैक्टर खड़ा है तो वहीं से आप सप्लाई अंदर ले ले रहे हैं, तो चार्ज आने का कोई फिक्स प्लेस नहीं है, इसलिए कहा जाता है अनंत से, इनफाइनाइट से। तो आप इनफाइनाइट से यूनिट चार्ज लाने में जो वर्क डन करेंगे, जो काम करेंगे, उसी को ही हम क्या कहेंगे, उस बिंदु पर पोटेंशियल कहेंगे। सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए क्या कहेंगे, चार्ज के पास जो एनर्जी स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, तो डिफाइन आपको कैसे करना है, यूनिट कूलम्ब चार्ज को लाने में किया गया काम समझना कैसे है। चार्ज के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, जिससे वर्क डन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए डिफाइन इसको हम करते हैं। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन करेंगे अनंत से यूनिट कूलम्ब चार्ज है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, एकांक कूलम्ब आवेश, जिसको हम हिंदी में, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यूनिट कूलम्ब चार्ज। आवेश को किसी बिंदु पे लाने में, ठीक है, आवेश को किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर क्या बोलेंगे, हम क्या लिखेंगे, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ऐसे डिफाइन कर लेंगे, अनंत से एकांक कूलम्ब आवेश को किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर हम उठा लेते हैं, ऐसे ऊपर हमने उठाया ऐसे, ठीक है, जब उठाए हम तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हमने वर्क किया, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है पृथ्वी की, उसके विरुद्ध हमने काम किया। जब उसके अगेंस्ट हम वर्क करेंगे ना बेटा, तो जो वर्क होता है वो इसके अंदर एक स्टैटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाती है, वही वर्क संचित हो जाती है। और जब इसको छोड़ते हैं तो वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जब टकराती है तो वो एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होकर वायुमंडल में डिसिपेट हो जाती है। डायरेक्ट सब एनर्जी का ही कन्वर्जन होता है हर जगह। ठीक है, उसी तरह से हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाएंगे तो भाई जाहिर सी बात है वर्क डन होगा, कुछ ना कुछ काम होगा, वही काम उसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, उसी एनर्जी को हम इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको समझाने के लिए मैं फिगर बनाया था, ये फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस समझने की ज़रूरत है। ठीक है, क्या कहता है, कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक बोल्ट होता है, इसका मात्रक बोल्ट होता है। ठीक है, और इसको तो कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो भी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इनको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्यू क्या है, इसमें लाया गया चार्ज, लाया गया आवेश, किस मात्रक में, कूलम्ब मात्रक में। ठीक है, क्यू यही है। डब्लू क्या है, किया गया कार्य, क्या है, किया गया कार्य, ये किस में है, ये आपका जूल में है। ठीक, डब्लू क्या है, क्यू क्या है, जरूर लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार इसका अन्य मात्रक क्या हो गया, इसका अन्य मात्रक हो गया क्या, जूल प्रति
कूलाम। ठीक है, ये पोटेंशियल का एक अन्य मात्रक भी होगा। तो इतनी सारी बातें आपको पोटेंशियल के फॉर्म में क्या करनी होगी, लिखनी होगी। ठीक है, इसका मात्रक, इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये क्या होता है। अब इसको और भी लैंग्वेज जिसमें आप समझ गए हैं उसमें भी लिख सकते हैं कि चार्ज के अंदर जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी होती है उसी इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी को वैद्युत विभव कह सकते हैं, कहते हैं। ऐसे आप चाहें तो और डिफिनीशन लिख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम आपको आगे लेकर चलते हैं जिसका नाम है पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताएंगे, जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, देखिए क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, दूसरा टर्मिनोलॉजी आगे वाला हम बढ़ाते हुए चल रहे हैं, पॉइंट नोट करते रहिएगा। इसको हम क्या क्या कहते हैं, विभवांतर। क्या कहते हैं, विभवांतर। विभवांतर या वोल्टेज, इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस या और वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, विभवांतर और वोल्टेज में बेटा कोई अंतर नहीं है, सेम चीजें होती हैं। देखिए अब ये होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, डिफिनीशन आपको अपने आप लिखेंगे अगर समझ में आ जाएगा तो। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ +5 वोल्ट का पोटेंशियल है और यहाँ पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल है। तो किसी पॉइंट पे अगर मान लीजिए 10 वोल्ट का पोटेंशियल है तो इसका मतलब क्या है, 10W/Q। अगर Q आपका 1 हो गया, अगर Q आपका 1 हो गया तो इसका मतलब क्या है, 1 कूलाम चार्ज की एनर्जी कितनी है, 10 जूल है। यानी कि इस पॉइंट पे 1 कूलाम चार्ज की एनर्जी कितनी है, 10 जूल है। या उस पॉइंट पे 1 कूलाम चार्ज को लाने में 10 जूल के बराबर काम किया गया, इसका मतलब ये होता है। तो अगर मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, अगर निगेटिव चार्ज है तो +5 वोल्ट से 10 वोल्ट की ओर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो +10 वोल्ट से +5 वोल्ट की ओर जाएगा। यानी कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दो बिंदुओं के विभवों का ये जो अंतर है 5 वोल्ट और 10 वोल्ट, इनके विभवों का जो अंतर है उसी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इसी को हम इलेक्ट्रिक प्रेशर भी कहते हैं। क्यों बेटा, क्योंकि अगर ये डिफरेंस नहीं होता तो चार्ज फ्लो नहीं होते, सेम सेम हो जाते तो चार्ज न यहाँ से यहाँ आता, न यहाँ से यहाँ आता। यानी कि ये डिफरेंस ही है जो चार्ज पर एक प्रेशर एक्टिव कर रही है, जिससे चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रिक प्रेशर भी कहते हैं। अगर डिफाइन इसको करना है तो सीधी लिखेंगे क्या, किन्हीं दो बिंदु के विभवों के अंतर को, किन्हीं दो बिंदुओं के, किन्हीं दो बिंदुओं के, दो बिंदुओं के विभवों के अंतर को, विभवों के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, विभवांतर कहते हैं, विभवांतर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर कहते। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको हम कैसे, इसको भी भी प्रतीकात्मक अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको भी प्रतीकात्मक अक्षर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। प्रतीकात्मक अक्षर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। प्रतीकात्मक अक्षर से प्रदर्शित करते हैं बेटा। ठीक है, इसको भी प्रतीकात्मक अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। इसका भी मात्रक क्या होता है, इसका भी मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, बस इतना ही पर्याप्त है। ठीक, तो मान लीजिए कि यहाँ का पोटेंशियल 2 पॉइंट है, यहाँ पे +5 और 10 हमने दे दिया है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये कोई सर्किट है, यहाँ पे ये आपका भी पोटेंशियल है, यहाँ पे आपका भी पोटेंशियल है, और यहाँ पे Q चार्ज फ्लो हो रहा है। तो सीधे आप इसको लिखेंगे क्या, VA माइनस VB, जो पोटेंशियल डिफरेंस हो क्या होगा, W/Q होगा। ठीक है, जहाँ W क्या है, किया गया काम, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे चार्ज लाने में किया गया काम, और चार्ज की मात्रा ये है आपका
लिखेंगे क्यू क्या है, तो कूलाम में वैद्युत आवेश, डब्ल्यू क्या है, वैद्युत आवेश को लाने में किया गया कार्य। ठीक है, इसको डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, डब्ल्यू क्या है, किया गया कार्य। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चार्ज को लाने में जो काम किया जाता है वही क्या है, किया गया कार्य जूल मात्रक में। किसमें, जूल में। और क्यू क्या है, वैद्युत आवेश। क्या है, वैद्युत आवेश। मैं प्रयास कर रहा हूं बेटा कि आपको हैंड रिटन पीडीएफ दिया जाए, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि ये भी आपके पास ही रहेगा, वैद्युत आवेश कूलाम मात्रक में। तो जब आप एग्जाम में लिखेंगे ना, अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो इस तरह से पूरा विधिवत लिखेंगे, तभी आपको अच्छा खासा नंबर मिल पाएगा। तो वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल क्या है, दो विभवों के बीच का अंतर। अगर वो अंतर ना रहे तो करंट किसी भी कीमत पर फ्लो नहीं हो सकती। ठीक है, फ्लो हो सकती है, बिल्कुल नहीं फ्लो हो सकती। क्यों नहीं फ्लो हो सकती है, क्योंकि जब डिफरेंस ही नहीं होगा तो करंट नहीं फ्लो होगी। इस समय हम स्वेटर क्यों पहने हैं, क्योंकि वायुमंडल का टेम्परेचर है कम, बॉडी का टेम्परेचर है ज़्यादा, उष्मा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो हो रही है, तो हमें ठंडा लगेगा, इसलिए हम उसके कुचालक को धारण कर लिए जो उसको रोक के रखे है। ज्ञान हम पढ़े हैं, इसके बारे में आपसे ज़्यादा जान रहे हैं, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ज्ञान उच्च लेवल से निम्न लेवल की ओर फ्लो हो रहा है, डिफरेंस है तभी ना। उसी तरह से पोटेंशियल में भी डिफरेंस रखा जाएगा, तभी चार्ज क्या होंगे, फ्लो होंगे। जैसे फेज और न्यूट्रल और बैटरी के लिए पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, डिफरेंट पोलैरिटी इसीलिए रखी जाती है। आपको आशा करते हैं जरूर समझ में आया होगा। तो ये है विभवांतर और वोल्टेज में डिफरेंस, क्या विभवांतर और वोल्टेज क्या होता है, इनके बारे में। अब लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा जिसको हम कहेंगे क्या, ईएमएफ। ठीक है, हम क्या कहेंगे, ईएमएफ। चलिए अब ईएमएफ क्या होता है इसके बारे में भी देख लेते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव को, जिसको हम विद्युत वाहक बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। ये क्या होती है, ये बताइए। चार्ज फ्लो होता है, उसको करंट कहते हैं। चार्ज के पास जो एनर्जी है उसको पोटेंशियल कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको विभवांतर कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। सब कुछ क्लियर है। ये बताइए, इसके पास एनर्जी है तो एनर्जी किसी के द्वारा दी जाएगी तभी तो इसके अंदर, चार्ज के अंदर एनर्जी आएगी। मैंने काम किया, ठीक है, तो मैं सोर्स हुआ ना इसका, इसमें एनर्जी लाने का। उसी प्रकार चार्ज को एनर्जी लाने के लिए कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए ना। तो सोर्स जो यूनिट कूलाम चार्ज को एनर्जी देता है, यानी कि चार्ज को जो सोर्स एनर्जी देता है उसी को ही उसका वैद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, यानी कि वैद्युत वाहक बल किसी सोर्स का होता है। सबसे बड़ी बात, बैटरी का हो या डीसी या जनरेटर का हो, जनरेटर जो भी सोर्स है जिससे करंट फ्लो होती है, तो ईएमएफ क्या होता है, किसी सोर्स का होता है। ठीक है, सोर्स जो एनर्जी प्रोवाइड करती है चार्ज को, जिससे चार्ज संपूर्ण सर्किट में फ्लो होता है, उसी को ही, जो एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करती है उसी को ही उस सोर्स का ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, लेकिन डिफिनीशन इसको कैसे देंगे, ये बात ध्यान देने वाली है। डिफाइन इसको कैसे करेंगे, देखिए, मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपने समझ लिया, सोर्स जो एनर्जी देती है चार्ज को जिससे वो फ्लो होता है, उसी एनर्जी को क्या कहेंगे, सोर्स का ईएमएफ कहेंगे। ठीक है, तो चार्ज एनर्जी ले लिया सोर्स से, और उसमें कुछ उसने पॉजिटिव वर्क करने में खर्च किया और कुछ डिस्ट्रॉय हो गया बेचारे से, तो दोनों को मिला करके ईएमएफ बन जाता है। इसलिए ई बराबर वी प्लस आई आर लिखते हैं। जो पहले से पढ़े होंगे वो जानते होंगे, जो इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे। तो भी जो उसने वर्क डन रियल में किया, आई आर जो उसमें ह्रास किया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने आपको 100 रुपये दिए, मैंने कहा बेटा मार्केट से जाओ और ये सामान खरीद के लाओ, तो आप मार्केट गए, 20 रुपया रास्ते में चपाचट कर दिए, तो 20 रुपया ह्रास हुआ ना, 80 रुपये का सामान लाए, तो 80 प्लस 20 100 होना चाहिए, वही चीज़ है। तो 100 मैंने जो 100 रुपया दिया ना बेटा, ये 100 रुपया ही ईएमएफ है। ठीक है, और जितने में आपने काम किया वो आपका पोटेंशियल है, और जो ह्रास हो गया ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप जिसको कहते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम समझेंगे। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। ठीक है, किसी सोर्स के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, किसी सोर्स के द्वारा इसको कैसे लिखते हैं। देखिए, हम क्यों आपके सामने लिख रहे हैं, ताकि आपको लिखने का तरीका मालूम हो।
कैसे लिखा जाता है, किसी सोर्स के द्वारा डिफाइन इसको कैसे करेंगे, यूनिट कूलाम, एकांक कूलाम, जिसको हम बोलेंगे क्या, यूनिट कूलाम, यूनिट कूलाम चार्ज को दिया गया ऊर्जा या दी गई एनर्जी उस सोर्स का क्या कहलाता है, उस सोर्स का ईएमएफ कहलाता है। यह एक एनर्जी है बेटा, ठीक है, इसीलिए इसका मात्रक न्यूटन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये बल है, ये नहीं है, ये क्या है, एक एनर्जी है, ठीक है। उस सोर्स का क्या कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है, ठीक है। इसको ई या ई, स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर, ई प्रतीक से हम क्या करते हैं, प्रतीकात्मक अक्षर से रिप्रेजेंटेटिव लेटर जिसको हम बोलते हैं, अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। अगर हिंदी वाले बच्चे, इंग्लिश वाले बच्चों को कोई भी दिक्कत हो तो हमें बताएगा, ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि दोनों लैंग्वेज लेकर हम चल रहे हैं, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं यूनिट कूलाम चार्ज को सोर्स के द्वारा जो एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है उसी को ईएमएफ कहते हैं। इसको ई या कैपिटल ई रिप्रेजेंटेटिव लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इसका भी मात्रक क्या है, इसका मात्रक क्या है, इसका भी मात्रक क्या है, वोल्ट है, ठीक है, क्या है, ठीक। अब इसके आगे इसको अगर समझाना हो तब क्या कर रहे हैं आप मान लीजिए कि क्यू कूलाम चार्ज को संपूर्ण सर्किट में फ्लो करवाने के लिए सोर्स के द्वारा W एनर्जी काम किया गया है, ठीक है, W एनर्जी दिया गया, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, माना क्यू कूलाम चार्ज को, माना क्यू कूलाम आवेश को किसी सोर्स के द्वारा, किसके द्वारा, किसी सोर्स के द्वारा W जूल ऊर्जा प्रदान किया गया। कितना, W जूल ऊर्जा क्या किया गया, प्रदान किया गया। क्यू, मान लिया क्यू कूलाम आवेश को किसी सोर्स के द्वारा W जूल ऊर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। तो सोर्स का ईएमएफ क्या बोलते हैं, ईएमएफ, यानी कि ई बराबर क्या होगा, W अपान क्यू, ठीक है, क्या होगा, W अपान क्यू, जूल अपान कूलाम, ये भी इसका मात्रक होता है। देखिए मिलता जुलता सब है, बच्चे इसमें कंफ्यूज्ड होते हैं, इसलिए मैंने अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया मेरे बेटे, ठीक है। इसको मैंने अच्छे तरीके से इसीलिए क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि वास्तव में ईएमएफ होता क्या है, ईएमएफ का डिफिनीशन क्या है, मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे बैटरी के संबंध में अगर मान लीजिए आपको ऐसे लिखना हो, कैसे लिखना हो, मान लीजिए कि आपको ऐसे लिखना हो, मान लीजिए कि यहाँ पे आपने एक बैटरी लगाया और बेटा यहाँ पे आपने एक रेसिस्टेंस लगाया, यहाँ पे एक बल्ब लगाया, ठीक है। तो मान लीजिए इसके क्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो V आ रहा है, ये आपका ईएमएफ है, ठीक है। और इसके क्रॉस जो आ रहा है करंट I फ्लो हो रहा है, तो ड्रॉप जो हो रहा है वो I इंटू आर हो रहा है। ये ड्रॉप क्या होता है, I इंटू आर कैसे आता है, ये सारी बातें आगे बताई जाएंगी, ठीक है। ये वोल्टेज में तो इतना हरास हो गया, जैसे एग्जाम्पल दिया था ना, 100 रुपया दिया 20 रुपया खर्च हो गया, ठीक है। 80 रुपये का सामान लाए तो समझ लो एक खर्चा वाला है, ये ड्रॉप हो गया, ठीक है। इतना वोल्टेज इसके क्रॉस मिला, ठीक है। संपूर्ण सर्किट का रेसिस्टेंस से फ्लो होने वाली है, इसमें करंट है। तो जो इसमें ईएमएफ होगा ना बेटा, जो इसमें जो ईएमएफ होगा ई, वो क्या होगा, V प्लस आई इंटू आर, ठीक है। जहां I इंटू आर क्या है, वोल्टेज ड्रॉप, क्या है ये, वोल्टेज ड्रॉप। और ये भी क्या है, मान लीजिए यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल होगा, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, वोल्टेज है। तो भी क्या है, वोल्टेज अक्रॉस लैंप, भी क्या है, वोल्टेज अक्रॉस, अक्रॉस मतलब आर पार, अक्रॉस लैंप, ठीक है। इस तरह से आप इसको ईएमएफ को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं।
तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। अगर तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बस अब आगे देखते हैं। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही।